हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने है ना बिल्डअप किया है इस चैप्टर को। धीरे 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 हम लोगों ने है ना थोड़ा सा ट्रिवियल नेमिंग देखी। हम लोगों ने ये भी देखा कि है ना कैसे आइसोमर्स हम गिनते हैं सिस्टमैटिकली। फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे बिना गिने गिनते हैं। अब उसके नामकरण का समय है, नाम लेने का कि हाँ ये कौन सा आइसोमरिज्म पहचानने का समय है। और ये जो ट्रीटमेंट है लेक्चर नंबर 7 में ऑलमोस्ट हर किताब में मिल जाएगा आपको। लेकिन जो इससे पहले छह लेक्चर्स में किया है वो जनरली बुक्स में नहीं मिलता है और एक एक सिस्टमैटिक तरीका है ताकि आप गिनना शुरू कर दें। और उसके जानने के बाद अब आगे की आइसोमरिज्म की पढ़ाई बहुत ही ईजी हो जाती है। तो लेक्चर 7 शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू 7 जो है, मैं आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करने जा रहा हूं। ठीक है, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है, ठीक है, जाना जाए। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं इसके डिटेल में जाऊंगा मैं। फिलहाल इतना तब भी जान लीजिए कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी आईयूपीएसी नेम अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इनके। ठीक है, स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आइसोमर्स को हम लोग है ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कई तरह के हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मैं कई तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, पहला फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। दूसरा चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। तीसरा पोजीशन आइसोमर, आइसोमर। तीसरा मेटामर, मेटामर। और चौथा टॉटोमर। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, इतने इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, ये आपके फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स, टॉटोमर्स। ठीक है, इतने इतने तरह के आइसोमर स्ट्रक्चरल हो जाएंगे। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की बात करूं तो दो तरह से आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मैं इससे पहले कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के बारे में बता दूं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, यानी इनका आईयूपीएसी नेम, दोनों का आईयूपीएसी नेम इज सेम, इज सेम। दो लोग जिनका आईयूपीएसी नेम भी सेम हो जाएगा। और किसी चीज का एनी अदर डिफरेंस, कोई और डिफरेंस होता है अगर, है ना, और वो भी डिफरेंस बहुत ही चुनिंदा डिफरेंस है ना, कौन कौन से, है ना, ओरिएंटेशन का डिफरेंस या ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल जो कैरेक्टर है उसका डिफरेंस अगर आता है तो हम लोग जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहते हैं। और इसमें ना आपको आईयूपीएसी के नाम के अलावा कुछ और जोड़ना पड़ेगा। जैसे ब्यूटुइन है, अगर वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर शो करेगा एक तरह का, ज्योमेट्रिकल आगे बताऊंगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा ट्रांस ब्यूटुइन, सिस ब्यूटुइन। तो आईयूपीएसी नेम तो दोनों ब्यूटुइन है, आपको आईयूपीएसी नेम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, या डेक्स्ट्रोग्लूकोज, लीवोग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो यहां पर आप ग्लूकोज जो है फॉर्मूला तो नाम तो सेम है, पर डी और एल लगाते हैं ताकि ऑप्टिकल नेचर्स के बीच में हम डिफरेंशिएशन कर सकें। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दो तरह के होंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स
एक अपने आप में इकलौता आइसोलेटेड टॉपिक है, ठीक है। उसको मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा। पहले आज लेक्चर नंबर 7 में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे बातचीत करूंगा, फिर आने वाले लेक्चर्स में मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स में कई तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। कुछ लोग डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर करके क्लासिफाई कर देते हैं, पर मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन डिफरेंट रखना चाहता हूं। मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर में क्लासिफाई कर सकता हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहां पर दो आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, एक ही फॉर्म दिखाई पड़ता है, वो है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, इसमें इनैंशियोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको मैं डायस्टीरियोमर्स समझाऊंगा, ठीक है ना। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उन्हें डायस्टीरियोमर कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल बातचीत आने वाले समय में करने वाला हूं, पर इतना याद रखिए, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स में स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक डायस्टीरियोमर और दूसरा इनैंशियोमर। ऑप्टिकल में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डायस्टीरियोमर भी एग्जिस्ट करता है, डायस्टीरियोमर भी एग्जिस्ट करता है, और है ना इनैंशियोमर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनैंशियोमर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर एग्जिस्ट करते हैं। डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर में क्या फर्क होता है? ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको इनैंशियोमर्स कहते हैं, और ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम लोग डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। और तो वही डेफिनेशन यहां भी एप्लीकेबल है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, या वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो वो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे उन्हें हम है ना ऑप्टिकल इनैंशियोमर्स या खाली इनैंशियोमर्स कहेंगे, ठीक है ना। डायस्टीरियोमर्स दो तरह के हो जाएंगे, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कह सकते हैं, या ई और जेड भी कह सकते हैं, एंटजीजेन और जुजामेन। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सिस मतलब ई होता है और ट्रांस मतलब जेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस टाइप ऑफ वैरायटी बता रहा हूं, ई जेड सिस ट्रांस, ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट कर सकती है, सिस ट्रांस ई जेड। जबकि ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स दो तरह के हो सकते हैं, वो अपने आप में डायस्टीरियोमर्स ही होंगे, ठीक है। डायस्टीरियोमर 1, डायस्टीरियोमर 2 कह सकते हैं, ठीक है। और इनैंशियोमर जो होते हैं इनका कोई अलग से नाम नहीं है, ठीक है। और इनैंशियोमर्स जो दो तरह के हो सकते हैं उनको आप लोग जानते हैं, एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी कहा जाता है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक कंप्लीट नॉमेनक्लेचर का क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, मैं एक बार और दोहरा देना चाहता हूं कि आइसोमर्स वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों के IUPAC नेम अलग होते हैं, यानी स्ट्रक्चर अलग होता है, ऐसे लोगों को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। ये 5 तरह के हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, मेटामर्स और टॉटोमर्स, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में ये दोनों कंडीशंस जो है सेम होती है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, कोई और तरह का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये दो तरह के होंगे, कन्फर्मेशनल और स्टीरियो। स्टीरियो खुद दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और है ना ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल सिर्फ एक तरह का होगा, डायस्टीरियोमर, सिस ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स मतलब मिरर इमेज नहीं होंगे और इनैंशियोमर मतलब मिरर इमेज होंगे। इनैंशियोमर फिर दो तरह के हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और है ना लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो
ये आपके आइसोमरिज्म का पूरा पूरा क्लासिफिकेशन है। हम लोग इस चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में अभी आज तो मैं खैर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा पूरा पूरा, ठीक है। फिर आने वाले लेक्चर में सेकंड टॉपिक होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर, फिर आने वाले लेक्चर में थर्ड टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और आने वाले लेक्चर्स में फोर्थ टॉपिक होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो काफी लंबा चैप्टर है, ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ने को है। तो आइए अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से शुरुआत करते हैं। आइए अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आगे आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर देख रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मैंने इसमें कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए मेन कंडीशन क्या है कि इनके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब इनका यूपीएससी नेम या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अब ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं एक एक करके देखा जाए। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ना, चेन आइसोमर, नहीं सॉरी, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर, तो फंक्शनल आइसोमर के साथ क्या होगा, आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर का मतलब है ना, आप देख सकते हैं इसमें ग्रेडेशन भी है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा, विल बी डिफरेंट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। यानी अगर मैं इन सब चीजों का बहुत ही है ना डिटेल्ड एग्जांपल्स दूंगा अभी, फिलहाल आप इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप में फर्क हो जाए, यानी एक अल्कोहल हो जाए दूसरा ईथर हो जाए, ठीक है, तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाता है। जब आप फंक्शनल आइसोमर नहीं होते हैं तब आप चेन आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है ना, चेन आइसोमर हो सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप और कुछ नहीं देखेंगे, ना चेन देखेंगे ना पोजीशन देखेंगे, ठीक है। आप हमेशा जो है ना उसको फंक्शनल आइसोमर कह देंगे। या मैं कह सकता हूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो चेन इज नॉट एप्लीकेबल, चेन को देखना अप्लाइड नहीं है, और पोजीशन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। पोजीशन को भी आप जो है ना देखना नहीं है, ठीक है। इज नॉट कंसीडर्ड, या आप लिख सकते हैं इज नॉट कंसीडर्ड, आप इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ऐसे ये भी है ना, नॉट कंसीडर्ड कह सकते हैं, इट्स नॉट कंसीडर्ड, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेकेंड चीज, फंक्शनल आइसोमर के बाद नेक्स्ट चीज है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, अब चेन आइसोमर में क्या है कि फंक्शनल आइसोमर से एक कदम आगे है ये। आप चेन आइसोमर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में आप सोचना तभी शुरू करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी चेन आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। चेन आइसोमर उसे कहते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, सेम हो। फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए और चेन डिफरेंट हो, चेन डिफरेंट हो। और जब चेन डिफरेंट हो गया तो फर्क नहीं पड़ता पोजीशन क्या है, पोजीशन इज नॉट कंसिडर्ड, बिकम्स इमटेरियल, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड, इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, इज नॉट कंसिडर्ड। अच्छा, चेन डिफरेंट होने के भी दो तरीके हैं, मेन चेन अलग हो जाए, ठीक है ना। चेन डिफरेंट होने के दो तरीके, पहला मेन चेन डिफरेंट, मेन चेन अगर डिफरेंट हो गया तब भी चेन डिफरेंट है, ठीक है। या सेकंड तरीका क्या है, मेन चेन सेम हो जाए, मेन चेन सेम अगर हो जाए भी सेम हो जाए, मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम और मेन चेन डिफरेंट, तब तो चेन आइसोमर है। या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और यहां ये और लिख रहा हूं मैं, और, ठीक है, यहां पे मैं और लिख रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, चेन आइसोमर होने के दो तरीके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मेन चेन डिफरेंट, यू आर चेन आइसोमर। या फिर मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए और
मेन चेन भी सेम हो जाए एंड साइड चेन डिफरेंट, साइड चेन जो है बगल वाले जो सब्स्टिट्यूएंट की चेन है वो अगर डिफरेंट हो जाती है, साइड चेन अगर डिफरेंट है, ठीक है ना, तब भी हम उसको चेन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर कहा जाता है। तो दो तरीके से चेन आइसोमर हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मेन चेन डिफरेंट, चेन आइसोमर, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मेन चेन भी सेम और साइड चेन डिफरेंट, देन यू आर चेन आइसोमर। ठीक है, एंड इन दिस सिनेरियो, आई मीन इस केस में यहां तक अगर चीजें होती हैं तो पोजीशन को देखना नहीं है, इमटेरियल हमारे लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, तीसरी बात फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर। नेक्स्ट चीज पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर्स की जहां तक बात है, आइसोमर की बात है, तो मैं कह सकता हूं पोजीशन आइसोमर में आप अब तक गेस भी कर सकते हैं, और इनका ग्रेडेशन ऐसे ही है। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर ही देखा जाता है, अगर आप फंक्शनल नहीं है तब आप चेन हो सकते हैं, जब आप चेन नहीं होंगे तब आप पोजीशन होंगे। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला मिलते ही सीधा आप पोजीशन चेक करने लगे, नहीं, आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है तो सबसे पहले यू विल चेक फॉर फंक्शनल आइसोमर, वो नहीं है देन यू विल गो फॉर व्हाट, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर चेक करेंगे। तो हमेशा एक सीक्वेंस में चेक करेंगे, ये नहीं कि सबसे पहले पोजीशन चेक कर रहे हैं या यू आर जंपिंग टू द चेकिंग ऑफ चेन, चेन की चेन चेक करने लग गए, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल चेक करेंगे, वो नहीं होगा तो चेन चेक करेंगे, वो नहीं होगा तो फिर हम लोग पोजीशन चेक करेंगे। इस चीज को है ना व्यूअर्स दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स जो है वो कैसे होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या सेम हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, मेन चेन भी सेम दिखे, साइड चेन भी अगर है ना सेम हो जाए, और सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस हो, लोकेंट का डिफरेंस हो, पोजीशन मतलब लोकेंट। ठीक है, कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है, या ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ 1 और 2 का फर्क है, पोजीशन का फर्क है, लोकेंट का फर्क है। अगर पोजीशन या लोकेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो मैं आराम से ऐसे आइसोमर को हम लोग है ना पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं। जब आप पोजीशन आइसोमर भी नहीं है, वो भी सेम है, यानी ये सब कुछ सेम हो जाए, पोजीशन भी सेम हो जा रहा है, ठीक है, या दो ऐसे ग्रुप मिल रहे हैं, दो ऐसे कंपाउंड्स मिल रहे हैं जो इन तीनों क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन तीनों क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तब हम उनके लिए चौथा आइसोमेरिज्म सोचेंगे, उसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म के को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, यहां मैं शॉर्ट में अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ना 2 पार्ट्स में तोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्टडी को 2 पार्ट्स में तोड़ने जा रहा हूं। पहले पार्ट में क्या स्टडी करेंगे, है ना, फंक्शनल, चेन और पोजीशन एक साथ पढ़ लेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये तीनों चीजों में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको मेटामेरिज्म एक्सप्लेन करूंगा, है ना, विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर, लेटर मतलब इसी लेक्चर में, विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर। ठीक है, और पांचवी बात है, ठीक है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए है ना एसिड और बेस वगैरह का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, तमाम चीजें चाहिए होती है। तो टॉटोमेरिज्म यहां पर पढ़ना सही नहीं है, तो इसको मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो इस टॉटोमेरिज्म को भी आप यहां पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म विल बी टॉट इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जीओसी में पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर का नाम है जीओसी, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, उसमें मैं इस चीज पे बातचीत करूंगा। तो आप या तो आप जीओसी चैप्टर में जाकर टॉटोमेरिज्म अभी ही पढ़ लीजिए, आपके पास सारे वीडियो लेक्चर्स हैं तो, ठीक है, या फिर पेशेंस रखिए, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। अगर आप यहां से डायरेक्ट जंप करते हैं और आपको पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कहीं पे, तो आपको थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म में दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में ना बचता हूं पढ़ाने से। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट में मैं फंक्शनल से लेके है ना पोजीशन एक्सप्लेन करूंगा,
और सेकेंड पार्ट में मैं मेटामेरिज्म पे बातचीत करूंगा। टॉटोमेरिज्म पे मेरी बातचीत अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि है ना वो मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं जो रिलेटेड हैं, ठीक है, बहुत सारे जीओसी के कॉन्सेप्ट वहां इस्तेमाल होते हैं, तो उसको इसमें पढ़ना है ना, उसके साथ जस्टिस करना नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि है ना अल्कोहल्स जो है ना वो नहीं, जो फंक्शनल आइसोमर है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में कैसे पहचानते हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, आज फिर करते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि C5H12O के कितने आइसोमर होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए हुए हैं, इसलिए हमारे लिए यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस को करना, ये पहले कर चुके हैं। बस हमको आज पहचानना है कि ये फंक्शनल है कि चेन है कि पोजीशन है, बस इतना ही काम करना है। बाकी हम इन सब चीजों को पहले से समझते हैं, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, सब हमें पहले से पता है। हम लोगों ने इतनी चीजें पहले लेक्चर्स में 6 लेक्चर्स में काउंट की है कि है ना, सब आता है हम लोगों को। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि C5H12O इसके कितने आइसोमर हो गए। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि डीबी निकालिए। डीबी कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 - 12/2 यानी 0। एक ऑक्सीजन हो और डीबी 0 हो तो दो बातें हो सकती है, या तो अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, या तो अल्कोहल हो सकता है, या फिर ईथर हो सकता है, ठीक है, या फिर ईथर हो सकता है। अल्कोहल बनाते हैं 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के अल्कोहल में मैंने हमेशा आपको बताया है कि कोशिश करिए चेन्स बना लीजिए। 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन इसी तरह से बन सकती है, और 3 कार्बन की चेन, ठीक है, 3 कार्बन की चेन ऐसे ही बन सकती है। फिर मैंने कहा इनमें अलग अलग पोजीशंस पे अल्कोहल बनाइए, ठीक है, जैसे यहां एक OH यहां लग सकता है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 अल्कोहल बना सकता हूं, ठीक है। कौन कौन से, मैं इनको नंबरिंग कर रहा हूं। 1 CCCCCOH है ना, 2 ये 1 है ना, ये 2 है, ये 3 वाला अल्कोहल है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कोई अगर इनको डायरेक्ट इस लेक्चर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले लेक्चर्स से आप पहले है ना, आप उनके थ्रू जाइए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, है ना। और हमेशा ध्यान रखिए कि इसको पढ़ते वक्त अपने पास एक कॉपी और पेन रखिए, और वैसे ही नोट्स बनाइए जैसे आप क्लास में बैठे हैं, है ना। चीजों को लिखने से है ना, आपके जो दिमाग में है वो चीजें डीप तक जाती हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पे है ना 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 4 आइसोमर्स होंगे, मैं चारों ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4th कहता हूं मैं इसे, चलो इसको मैं 4 कह रहा हूं, 4 5 6 7, ठीक है ना, 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा CCCCCOH। 5th हो जाएगा CCCCCOH, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं। 6th है CCCCCOH, ये 6th हो जाएगा। और 7th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा CCCCCOH, ठीक है। और एक केस ये भी बनेगा जहां 3 कार्बन की चेन होगी, और आपको पता है कि है ना, ये 8th जो है वो ये और ये पोजीशन एक जैसी है, यहां पे बन नहीं सकता क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो एक 8th कंडीशन यहां पे, 8th वाला यहां पे बन जाएगा, ठीक है। 8th जो है वो ये बन जाएगा क्या, 8th CCCCCOH। इसके अलावा ईथर्स भी बन सकते हैं बहुत सारे, मैं बहुत सारे ईथर्स बना सकता हूं, लेकिन यहां मैं है ना कोशिश कर रहा हूं कि कम ही ईथर्स बनाऊं, सिर्फ 2 ईथर्स बना रहा हूं, ठीक है।
बहुत सारे ईथर्स बन सकते हैं, लेकिन मैं है ना सिर्फ 2 ही ईथर बना रहा हूं। एक ये सी है ना, कई सारे ईथर्स बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक ये बना रहा हूं 4 एक CCCOC और एक CCCOCC। ठीक है, इसको मैं 9th कह रहा हूं और इसको मैं 10th कह रहा हूं। ठीक है, तो इतने आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं सबका सबसे रिलेशनशिप निकालने वाला हूं। ठीक है ना, मैं सबका सबसे रिलेशनशिप फिगर आउट करूंगा और आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैसे आइसोमरिज्म्स पहचाने जाते हैं। ठीक है, कैसे आइसोमर्स पहचाने जाते हैं। तो आइए पहला केस क्या लेते हैं, 1 वाला लेते हैं। 1 का रिलेशनशिप 2 के साथ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे। 2 के लिए देख लेंगे। ठीक है ना, 2 का 3 के साथ 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10। वैसे 3 का 3 1। ठीक है, तो 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ। ठीक है, 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ। 3 1 नहीं होगा। 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10। ठीक है, ये आ जाएगा 3 का। ऐसे ही 4th का हो जाएगा 4 5 4 6 4 7। ठीक है, 4 8 4 9 4 10। ठीक है, ये 4th का रिलेशनशिप हो जाएगा सबसे। ठीक है, ऐसे ही 5 हो जाएगा 5 1 5 2 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10। ऐसे 6 का हो जाएगा 6 7 6 8 6 9 6 10। ठीक है, इतना करते हैं, फिर आगे आगे है ना बातचीत करेंगे। तो 1 और 2 की बात करें। ठीक है, तो 1 और 2 में मैं देख सकता हूं, 1 और 2 में मैं पहले चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है। फिर अगली चीज दिमाग में आनी चाहिए है ना, चेन। मैंने यही कहा है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर चेन सोचना है, फिर पोजीशन सोचना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिर क्या सोचेंगे, चेन। ठीक है, चेन की बात करिए तो दोनों की चेन जो है वो भी बराबर लेंथ की है, 5 कार्बन की। फर्क कहां है, पोजीशन में। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, मैं इनको 1 और 2 को मैं पोजीशन आइसोमर कह रहा हूं, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर कह रहा हूं। ऐसे ही 1 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 में भी देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेन चेन सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, पोजीशन का फर्क है। ठीक है, ये 3rd पे है और ये है ना, और ये 1st पे है, यानी ये दोनों में पोजीशन का फर्क है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर कहेंगे। 1 4 क्या कहलाएगा, तो 1 और 4 की बात करिए। ठीक है, 1 और 4 में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, पर इसका चेन 5 कार्बन का है और इसका लॉन्गेस्ट चेन जो है 4 कार्बन का। आपने देखा, सबसे पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप सोचा, जब वो सेम हो गया तब मैंने है ना चेन के बारे में सोचा, और जी बिल्कुल चेन में अंतर है। अगर चेन में अंतर है तो पोजीशन के अंतर होगा नहीं होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों को मैं है ना तुरंत चेन आइसोमर डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, दिस इज चेन आइसोमर। ठीक है, ठीक है, दिस इज चेन आइसोमर। ऐसे ही है ना 1 5 क्या हो जाएंगे, आप देखिए 1 और 5 को, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेन चेन यहां 5 कार्बन की, यहां मेन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। मैं इनको भी चेन आइसोमर कह सकता हूं। ठीक है, दिस इज है ना चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर हो जाएंगे। 1 6 की बात करिए, 1 और 6,
तो 1 में फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है, यहां भी OH है, यहां 5 कार्बन की चेन है और यहां पर 4 ही कार्बन की चेन है। मैं आराम से इनको क्या कह सकता हूं, चेन आइसोमर कह सकता हूं। दे आर चेन आइसोमर, ठीक है, दे आर चेन आइसोमर। 1 और 7 भी आप देख सकते हैं चेन का ही फर्क है, ठीक है, इसको भी मैं चेन आइसोमर कह सकता हूं, चेन आइसोमर, ठीक है। अच्छा 1 8 की बात करिए, 1 में भी OH है, 8 में भी OH है, फिर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। अब मैं चेन सोचूंगा, यहां 5 कार्बन की चेन है, यहां पर सिर्फ 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो मैं साफ समझ गया कि सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप देखता हूं, फंक्शनल ग्रुप 1 और 8 में सेम है, ठीक है, 1 और 8 में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन चेन का फर्क है, इसलिए मैं इन्हें क्या कह सकता हूं, चेन आइसोमर कहा जा सकता है, इनको मैं चेन आइसोमर कहूंगा। अब बची बात 1 और 9 की, ठीक है। 1 जो है वो अल्कोहल है और 9 जो है वो ईथर है, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। और जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो ना हम चेन देखते हैं और ना हम क्या पोजीशन देखते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। और 1 10 भी आप देख सकते हैं, 1 जो है अल्कोहल है और 10 जो है ईथर है, यानी ये भी जो है फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर, इसको भी हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। तो एक अंदाजा लगने लगा है कि आप कैसे चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर्स को पहचानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेन सेम है, पोजीशन में फर्क है, 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। 2 और 3 जो है वो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। 2 और 4 की बात करिए, 2 और 4 की जहां तक बात है तो 2 जो है वो अल्कोहल है, 4 भी अल्कोहल है, 5 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 2 और 4 चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4 चेन आइसोमर होगा। 2 और 5 भी मैं देख सकता हूं चेन आइसोमर है, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप सेम है। जो पहली चीज देखेंगे, चेन 5 कार्बन की है, चेन 4 कार्बन की है, तो इसको भी मैं 2 और 5 इज ऑल्सो चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर हो जाएगा। 2 और 6 की बात करिए, 2 और 6 भी चेन आइसोमर है, 4 कार्बन 5 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहां भी 7 में भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, 4 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, यानी मैं कह सकता हूं कि 6 और 7 भी जो है वो चेन आइसोमर होंगे। 2 और 6 चेन आइसोमर है, 2 और 7 भी चेन आइसोमर है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स खुद इसको कर लें और फिर मेरे आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच करें। 2 और 8 क्या हो जाएगा, 2 और 8 भी चेन आइसोमर होगा, क्योंकि यहां पे OH है 2 पे, तो यहां पर भी OH है 8 पे, लेकिन यहां 3 कार्बन की चेन है और यहां पे कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 8 भी जो है वो चेन आइसोमर है, ठीक है ना, चेन आइसोमर हो जाएगा। अब बात आई 2 और 9 की, तो 2 अल्कोहल है जबकि 9 ईथर है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में ही अंतर हो गया, तो मैं इनको जो है ना फंक्शनल आइसोमर कह सकता हूं, और 2 और 10 भी फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और भी चीजें हैं। 3 और 4 की बात करिए, 3 में OH है, 4 में भी OH है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, चेन 4 कार्बन 5 कार्बन, 3 और 4 क्या हो जाएंगे आपके, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे ही 3 और 5 भी आप देख लेंगे तो वो चेन आइसोमर आएगा। 3 और 6 भी चेन आइसोमर होगा और 3 और 7 भी चेन आइसोमर होगा। 3 और 8 भी चेन आइसोमर होगा, क्योंकि 3 जो है 3 कार्बन की चेन है, नहीं 5 कार्बन की चेन है, और 8 जो है वो 3 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। 3 और 8 भी चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है, चेन आइसोमर होगा। 3 और 9 की बात करें तो 3 जो है ना, 3 जो है वो OH है, फंक्शनल ग्रुप इसका अल्कोहल है, 3 का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, जबकि 9 का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है, ठीक है। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप में जैसे ही डिफरेंस आ जाता है हम उसे फंक्शनल आइसोमर कह देते हैं, और फिर हम है ना चेन और पोजीशन के बारे में वी आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको जो है 3 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। 4 5 की बात की जाए, 4 और 5 में आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सेम है,
चेन भी 4 कार्बन की सेम, मेन चेन भी सेम है। फिर मैं साइड चेन देखूंगा, साइड चेन इसका 1 कार्बन का है, इसका भी साइड चेन 1 कार्बन का है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मेन चेन भी सेम है, साइड चेन भी सेम है। अब क्या अंतर है? पोजीशन का। OH यहां 1 पोजीशन पे, यहां पे किस पे है? 2 पोजीशन पे, यानी 3 और 5 को मैं क्या कह सकता हूं? 4 और 5 को मैं कह सकता हूं पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर कहा जा सकता है। 4 और 6 को भी मैं पोजीशन कह सकता हूं। 4 और 6 में भी है ना, OH सेम है, मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, ये 1 पे है और ये 1 2 3 पे है। ऐसे ही 4 और 7 पोजीशन कह सकता हूं, क्योंकि OH सेम है, मेन चेन 4 कार्बन का, मेन चेन 4 कार्बन का, साइड चेन 1 कार्बन का, साइड चेन 1 कार्बन का। नंबरिंग करेंगे तो इनकी नंबरिंग आएगी इधर से 1 2 3, 1 और 3 आ जाएगा, जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक लोकेंट सेम होता है तो दूसरे लोकेंट को चेक करते हैं। सारे लोकेंट जब तक सेम नहीं होते हैं आप उनको है ना पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं। यहाँ पे OH को तो दोनों तरफ 1 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो मिथाइल है एक में 3 पा रहा है और एक में कितना पा रहा है? 2 पा रहा है। तो किसी भी लोकेंट में अगर फर्क आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो हम उसे पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 6 जो है, 4 और 6 जो है वो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, और 4 और 7 भी जो है ना वो पोजीशन आइसोमर है ना, 4 और 7 भी जो है वो पोजीशन आइसोमर है। अब बात चली 4 और 8 की, तो आप 4 और 8 को कंपेयर कर सकते हैं। 4 जो है ना वो में OH है, 8 में भी OH है। यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां पे सिर्फ 3 कार्बन की चेन है। 4 और 8 का रिलेशनशिप मैं कह सकता हूं कि वो है ना चेन आइसोमर है। ठीक है, चेन आइसोमर है। अब बात चली है 4 और 9 की, तो अब होता है 4 अल्कोहल है, जबकि 9 जो है वो ईथर है और 10 भी ईथर है। तो अगर एक अल्कोहल है एक ईथर है, तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप में ही फर्क हो गया तो हम पोजीशन और चेन में बॉदर्ड नहीं है, हम इनको आराम से फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर कहा जा सकता है। ठीक है, आइए 5th की बात करिए। 5th और 4th में बहुत डिफरेंस नहीं है। 5th और 6th की बात करते हैं। 5th और 6th में OH सेम है, मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, पोजीशन का फर्क है, ये 2 3 पे है, ये 2 2 पे है। तो 5 6 पोजीशन आइसोमर है, 5 7 भी है ना पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, यानी 5 6 पोजीशन आइसोमर, 5 7 भी पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन और साइड चेन सेम है। 5 8 की बात कीजिए तो है ना 8 में OH है, 5 में भी OH है। ठीक है ना, OH है, लेकिन इनके 4 कार्बन की चेन है, इनके पास कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। इनमें चेन का फर्क है, इसलिए इनको मैं है ना 5 8 को चेन आइसोमर कह सकता हूं। ठीक है, चेन आइसोमर कहा जा सकता है। 9 और 10 के लिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि 5 वाला जो है वो अल्कोहल है, यहाँ पे 5th जो है वो अल्कोहल है। ठीक है, जबकि 9th और 10th है वो हमारे ईथर्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फंक्शनल ग्रुप ही अंतर है, इसलिए मैं इनको फंक्शनल आइसोमर कह सकता हूं। वी कैन कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब बात चली 6 और 7 की। 6 7 की, तो 6th कहां है? 6th और 7th में क्या फर्क है? 6th और 7th में मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, साइड चेन सेम है, मेन चेन सेम है, सिर्फ ये 1 3 पे है और ये 2 3 पे है। ठीक है, पोजीशन का फर्क है, इसलिए 6 और 7 जो है वो पोजीशन आइसोमर कहे जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, 7 8 के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेन चेन का फर्क है। 6 और 8 इज चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर कहा जाएगा। 6 और 9 और 6 और 10 है ना फंक्शनल आइसोमर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि है ना एक अल्कोहल है इसमें और दूसरा क्या है ना ईथर है। ठीक है, तो 6 के साथ भी रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब बात चली है 6 7 की। 6 की हो गई, 7 का रिलेशनशिप मैं कहां लिखूं? मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, 7 का रिलेशनशिप 8 के साथ, 7 का रिलेशनशिप 9 के साथ, 7 का रिलेशनशिप 10 के साथ, 8 का रिलेशनशिप 9 के साथ, 8 का रिलेशनशिप 10 के साथ और 9 का रिलेशनशिप 10 के साथ। इतनी बातें और बच गई हैं। ठीक है ना, 7 8 9। ठीक है, इतनी बातें और बच गई। आइए देखते हैं 7 और 8 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फंक्शनल ग्रुप सेम,
4 कार्बन की मेन चेन, 3 कार्बन की मेन चेन। मैं कह सकता हूं कि 7 और 8 क्या है, चेन आइसोमर है। ठीक है, चेन आइसोमर है। ठीक है, 7 और 9 क्या हो जाएगा, 7 OH है और यहां ईथर है। ठीक है, 7 और 9 जो है वो नो डाउट फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, इसलिए फंक्शनल आइसोमर कहे जाएंगे। और ये ना 7 और 10 भी जो है वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 8 और 9 की बात करिए, 8 अल्कोहल है, 9 ईथर है, यानी 8 और 9 फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे और 8 और 10 जो है वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, अब 9-10 की बात की जाए, 9-10 जो है फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन बाकी कुछ भी सेम नहीं है। आप अगर आप इसको मेन चेन मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और इसको मेन चेन मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ही अलग अलग है, जबकि आज तक किसी भी केस में सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग नहीं होते थे। सी अगर इसमें था, सी इसमें भी था, OH था, OH था। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ही अलग अलग है। ये किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, ना फंक्शनल आइसोमर्स के क्राइटेरिया में, ना चेन आइसोमर के क्राइटेरिया में, ना ही पोजीशन आइसोमर के क्राइटेरिया में। तो ऐसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जहां होते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप 2 वैलेंसी रखता है, ठीक है, वहां पर ये तीनों काम करना बंद कर देते हैं। पोजीशन, चेन और फंक्शनल आइसोमर्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में है ना अक्सर मेटामेरिज्म होता है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म क्या होता है, मैं अब जस्ट नेक्स्ट टॉपिक वही है, मैं बताने वाला हूं, है ना, ये मेटामर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के मार्फत मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पोजीशन और चेन और फंक्शनल आइसोमर्स हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, वो सेम हो जाए तो फिर हम पोजीशन चेक करते हैं, वो भी सेम हो जाए तो फिर हम लोग जो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, फिर मेन चेन चेक करते हैं, फिर साइड चेन चेक करते हैं, फिर पोजीशन चेक करते हैं। ठीक है, और इन आइसोमर्स को डिसाइड करते हैं। मेटामर्स वहां पाए जाते हैं, अभी फिलहाल इतना जानिए, जहां पे फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट हो, यानी वैलेंसी एक से ज्यादा शो करता हो, वहां ये आइसोमरिज्म पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अभी मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी क्लैरिटी आ गई। एक आइसोमरिज्म और है जिसके बारे में लोग नाम लेते हैं। ठीक है, लोग रिंग चेन आइसोमर्स के बीच में की बातें करते हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि रिंग चेन आइसोमरिज्म कोई एक स्टैंडर्ड आइसोमरिज्म नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे व्यूअर्स को चाहता हूं कि वो नोट कर लें। ठीक है, कि कई बार किताबों में रिंग चेन आइसोमरिज्म भी दिया रहता है, पर रिंग चेन आइसोमरिज्म सही मायने में कोई स्टैंडर्ड आइसोमरिज्म नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर 2 लोग हैं, ऐसे हैं, इसका फॉर्मूला है C4H8, इसका फॉर्मूला भी है C4H8, C4H8। ठीक है, तो अक्सर लोग इसको रिंग और चेन आइसोमरिज्म कहते हैं कि ये एक रिंग है और ये एक स्ट्रेट चेन है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। लेकिन ध्यान रखिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म बाद में है ना, वो तो एक तरीका है बोलने का। सच पूछिए तो फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि ये एक एल्कीन है और ये एक साइक्लो एल्केन है ना, बिल्कुल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मतलब बिहेवियर अलग अलग है, तो बेसिकली इनको हम लोग रिंग चेन आइसोमर कह सकते हैं, लेकिन सही मायने में ये फंक्शनल आइसोमर है। दे आर, है ना, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स है, दो दे आर समटाइम्स कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो क्या सीखा, रिंग चेन आइसोमर्स अक्सर फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई अलग तरह का आइसोमरिज्म नहीं है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, ये एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का स्पेशल केस है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने लिखा, मैं लिख देता हूं, द कंपाउंड्स हैविंग, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नोट करके लिख लें आप, जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, है ना, वो इस चीज को लिख लें। क्या, द कंपाउंड हैविंग सेम, द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula and one of them is ring and another one is straight chained, then this isomerism
sometimes referred as ring chain isomerism. Ring chain isomerism referred as ring chain isomerism. ठीक है, isomerism, but it is not a true isomerism. ठीक है ना? अब इस बात को मैं अलग तरीके से लिख देता हूं. But ring chain isomerism is not true isomerism, but it is a special case of functional isomerism. ठीक है, तो ये एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है वो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं होता है, और एक है ना फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल केस माना जाता है. ये एक ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ये आपको ऑप्शन के रूप में भी कम मिलेगा. ठीक है, तो अब इतनी बातें तो समझ गए हम लोग. मैंने कहा कि मैं आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में बताऊंगा. एक मैं फंक्शनल पोजीशन और चेन आइसोमर्स को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरा मैं मेटामर्स को ना अलग से एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ठीक है, और मेटामर्स समझें, है ना, जरूरी ये भी है कि हम क्वेश्चंस भी कुछ इस पे करें. तो आइए क्वेश्चन करते हैं. और इससे पहले और कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आइए रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देखते हैं, है ना. रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ आइसोमेरिज्म का ही रिलेशनशिप नहीं होता है, कई तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. ठीक है, इसको जानने की जरूरत है. कितने तरह के रिलेशनशिप हो जाते हैं ना. दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं. दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरों के होमोलॉग्स हो सकते हैं. और दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के होमोमर भी हो सकते हैं. आइसोमर्स किसे कहते हैं? दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होता है. दो आइसोमर्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, ऑफ कोर्स. ठीक है, दो आइसोमर्स का जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है. दो मॉलिक्यूल्स का ना, दो आइसोमर्स का, मैं आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, जैसे एक है C2H5OH और एक है CH3OCH3. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6O. इसका भी हो जाएगा C2H6O. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका भी यही होगा. एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला. दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी क्या है? सेम है. दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा. अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा CnH2n+2+O. और ईथर का भी जनरल फॉर्मूला आप देखेंगे तो यही आएगा CnH2n+2O. ठीक है, तो दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम आएगा. दोनों का अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट 12 2 24 प्लस 6 30 और प्लस 16 है ना 46. ठीक है, तो इसका भी 46 आएगा, उसका भी 46. यानी मॉलिक्यूलर वेट की बात करिए तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, वेट भी दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा. और एम्पेरिकल वेट जो है, एम्पेरिकल मतलब इसके सबसे सिंपलेस्ट, अब तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट है ही, है ना. अगर और भी इसमें मल्टीपल होते हैं, मान लीजिए C4H12 है ना और O2 होता, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला फिर C2H6O आ जाता. मतलब जो भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला आता है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं. आप जानते हैं इस बात को. एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकाला गया एम्पेरिकल वेट जो है वो भी क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है, तो ऐसे दो लोगों को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं. और हाँ, ये सब सेम जिनका हो और साथ में उनमें कोई अंतर हो, चाहे स्ट्रक्चर का अंतर हो, चाहे कन्फॉर्मर्स हो, चाहे है ना ओरिएंटेशन का फर्क हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाए, ऑप्टिकल एक्टिविटी का
फर्क हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाए, तो उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, आइसोमर्स कहा जाता है। होमोलॉग्स किसे कहते हैं? होमोलॉग्स जो होते हैं वो एक ग्रेजुअल जो इंक्रीज होता है हाइड्रोकार्बन जो चेंज में एग्जिस्ट करता है, जैसे है ना ये मीथेन है, मीथेन, फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, एक मिथिलीन ऐड करिए, क्या हो जाएगा? C2H6 इथीन, फिर CH2 ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, C3H8 प्रोपेन, C4H10, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये जो ग्रेजुअल ये चीजें जो इंक्रीज करती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, या जो चीजें सीरीज में एग्जिस्ट करती है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, सीरीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं और सब में अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो ऐसे लोगों को हम लोग, है ना, होमोलॉग्स कहते हैं। ठीक है, होमोलॉग्स कहा जाता है। होमोलॉग्स में मॉलिक्यूलर वेट का 14 का फर्क होता है। अगर मैं ऐसे लिखना शुरू करूं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो डिफरेंट होगा, दे आर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम नहीं होगा, आप देख सकते हैं C2H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 हो जाएगा, है ना, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3 और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H10। ठीक है, तो दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इनका डिफरेंट होता है होमोलॉग्स का। लेकिन अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला जो है इन लोगों का सेम होता है। फॉर इंस्टेंस, है ना, ये सारे लोग जो है, जितने भी लोग हैं, इन सब का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो है वो होमोलॉग्स का सेम होता है। और क्या कह सकता हूं मैं, जनरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट हैज, है ना, होमोमर्स में बाद में बताऊंगा थोड़े दूर पे, उसको बाद में, है ना। मॉलिक्यूलर वेट होमोलॉग्स का हैज अ डिफरेंस ऑफ, है ना, 14, है ना, इनमें 14, 12 और 2 14 AMU का डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, और चूंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो एम्पेरिकल वेट में भी फर्क आएगा। ठीक है ना, तो एम्पेरिकल वेट जो है, एम्पेरिकल वेट इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, एम्पेरिकल वेट भी डिफरेंट होगा। तो ये होमोलॉग्स की बात हो गई। तो आज मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि होमोलॉग्स उन्हें कहते हैं, है ना, जो एक सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं और हर 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, जो अगल बगल के मेंबर्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है, उन्हें हम, है ना, होमोलॉग्स कहते हैं। अब बात है होमोमर्स किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये जनरल फॉर्मूला C2H5 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ऐसा। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आइसोमर्स, होमोलॉग्स, होमोमर्स। ठीक है, होमोमर्स किसे कहते हैं? होमोमर्स का मतलब अगर आप कहें तो ऐसे 2 लोग जो हर तरीके से एक जैसे हों। ठीक है, आप आइडेंटिकल वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, इनके लिए। तो आप बोलेंगे कि जब 2 लोग आइडेंटिकल है तो अलग कैसे हुए? होते हैं। ठीक है, कई बार ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऐसे 2 लोग आपको दिखेंगे जो देखने में बिल्कुल अलग लगेंगे एक दूसरे से, पर एक्चुअली जब आप उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल नेचर देखेंगे तो पता चला बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो 2 लोग जो दिखने में अलग अलग हों लेकिन रियलिटी में एक जैसे हों, उनको होमोमर्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में, अगर ये बहुत क्लियर नहीं होता तो अभी फिलहाल आप इसको समझिए कि होमोमर का मतलब होता है आइडेंटिकल। ठीक है, होमोमर का मतलब होता है आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल चीजें अभी नहीं मिलेंगी आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आइडेंटिकल लोग आइडेंटिकल ही होंगे, 2 लोग अगर आइडेंटिकल है तो एक जैसे दिखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी 2 लोग अगर आइडेंटिकल है तो एक जैसे दिखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कई लोग, है ना, आइडेंटिकल होते हैं पर एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये होमोमर्स बेसिकली जो वर्ड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्यादा दिखाई पड़ता है, जहां पर 2 लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को होमोमर्स कहा जाता है। अब 2 लोग अगर आइडेंटिकल हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो भी सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी जो है
दो होमोलॉग्स का सेम हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का एम्पेरिकल वेट भी दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन तरह के रिलेशनशिप जो है दो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, और कई बार ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो इन तीनों रिलेशनशिप में भी फिट ना हो, ठीक है ना। तो उसके अलावा भी रिलेशनशिप ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, ये भी एक रिलेशनशिप है इनमें, है ना। तो दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो सकता है? एक, दो लोग आइसोमर हो सकते हैं, दूसरा दो लोग एक दूसरे के होमोलॉग्स हो सकते हैं, तीसरा दो लोग एक दूसरे के होमोमर हो सकते हैं, और चौथा दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना हो, नो रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने, है ना, इनके मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप पे बातचीत तो कर ली है। अब ज्यादा अच्छा है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं रिलेशनशिप्स, मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप के ऊपर। तो फाइंड द रिलेशनशिप between following molecules, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 11 क्वेश्चन है, और मैं पहले क्वेश्चन सारे लिख दे रहा हूं, और फिर हम लोग उनके बीच में रिलेशनशिप पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है NH2 NH2, second OH OH, third fourth fifth sixth seventh eighth। मैं चाहता हूं कि जो व्यूवर्स हैं वो पहले इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करें, ना, वीडियो को पॉज कर लें। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है ना। आप चीजें देखकर तो सीखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता आदमी तब जब चीजों को खुद करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आप खुद इस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और ये 10th क्वेश्चन हो गया CH2NH2, और लास्ट क्वेश्चन 11th है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आइए इनके बीच में रिलेशनशिप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दो लोग हैं, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ भी 5 कार्बन की लॉन्ग। कल ही मैंने पिछले अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाते वक्त कि सबसे पहले आपके दिमाग में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तब दूसरी चीज जो दिमाग में आएगी वो है चेन। अगर चेन भी आपका सेम आ रहा है, ठीक है, चेन भी अगर सेम आ रहा है तो फिर तीसरी चीज जो है वो दिमाग में आएगी, वो है पोजीशन। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड है, और इसकी क्या है? फर्स्ट है। तो एक तो ये आइसोमर है, ये शोरूम है, और ऊपर से ये पोजीशन आइसोमर है। मैं इतना क्लियर हूं, पोजीशन आइसोमर कहा जाएगा। तो इनके बीच का रिलेशनशिप निकल गया, दे आर पोजीशन आइसोमर। यहां बात करिए, है ना, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और यहां पर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 1 2 3 4 कार्बन की है, यहां लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है। तो चेन आइसोमर कह सकते हैं, क्योंकि मेन चेन में फर्क है, तो इनको हम लोग, है ना, चेन आइसोमर कहेंगे।
ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये ईथर है और यहाँ पे ये अल्कोहल है, वो फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस हो गया, तो और कोई डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये है ना आपके जो है फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, तो आप इनको फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर कहा जा सकता है, ठीक है। अब क्या है ना, अगली चीज क्या, इसकी बात करिए। यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप COH है, ठीक है, COH है, यहां पे भी मेन फंक्शनल ग्रुप COH है, ठीक है। तो COH तो सेम है। अगर चेन की बात करिए तो यहां पर चेन जो है वो यहां से शुरू हो जाएगा, चेन जो है वो यहां से शुरू हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। जबकि यहाँ की जो चेन है वो कार्बन से शुरू होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए 4 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, पांचवा ये है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 कार्बन एक्स्ट्रा है 6। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो मैं आइसोमरिज्म देखना भी नहीं चाहिए, मैं बिना मतलब मैं है ना ये फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप और लॉन्गेस्ट चेन देख रहा हूँ। यहाँ तो कार्बन में ही डिफरेंस है और इसमें 1 कार्बन ज्यादा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये होमोलॉग है, ठीक है। दिस इज होमोलॉग, होमोलॉग हो जाएगा, ठीक है। दे आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन 6 है, यहां भी 6 है, ठीक है। फर्क किस बात का, यहां लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, यहां लॉन्गेस्ट साइक्लिक चेन जो है वो 4 कार्बन की है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये कैसे आइसोमर है, चेन आइसोमर है, ठीक है। मैंने फंक्शनल ग्रुप चेक नहीं किया क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइक्लोएल्केन कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप साइक्लोएल्केन है ना, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। अब चेन का फर्क है तो चेन आइसोमर कहा मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फंक्शन दोनों के बीच में है ना कार्बन का ही अंतर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो मैं इनको होमोलॉग्स कह सकता हूं, ठीक है। इनको होमोलॉग्स कहा जा सकता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको मैं होमोलॉग्स कह सकता हूं, ठीक है। ये होमोलॉग्स हो जाएंगे। ऐसे ही यहां की बात करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखने में लग रहा है जैसे पोजीशन आइसोमर है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक्चुअली इनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, ठीक है। ये एलिफैटिक अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज एलिफैटिक अल्कोहल, अल्कोहल है, और ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ठीक है, फिनॉल है, ठीक है। दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। ये एरोमेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक एलिफैटिक अल्कोहल दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में लिए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप, दो लोग अगर अलग फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, वो जहां पे लग जाएंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल में। अब OH जो है अल्कोहल जनरली है ना, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जबकि एरोमेटिक अल्कोहल जो है वो एरोमेटिक है ना सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक देते हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देगा और अल्कोहल, और ये अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, ठीक है। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसलिए आज के बाद याद रखिए नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल और फिनॉल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसको आप पोजीशन आइसोमर ना कह के फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, क्योंकि इसलिए इनका फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो याद रखिएगा अगर कोई ग्रुप एलिफैटिक चेन में जुड़ी है और कोई एरोमेटिक चेन में जुड़ी है तो जनरली उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ऐसे दो लोगों को हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। इवन मैं आपको एक बात और बताऊं, नोटेबल बात क्या है कि इवन केमिस्ट्री में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को भी है ना अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। इनको आप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, यहां की बात कीजिए, यहां पे क्या है ना, एक दोनों एल्केन है तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। फिर लॉन्गेस्ट चेन देखी जाए, यहां 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहां भी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन भी सेम हो गया। अगर मेन चेन सेम हो जाए तो हम साइड चेन देखते हैं। यहाँ पे साइड चेन में 2 कार्बन है, यहाँ पे साइड चेन में 1 और 1 2 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ साइड चेन में फर्क है दोनों के,
ठीक है। और मैंने हमेशा ये पढ़ा है आपको, थ्योरी में आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने पढ़ा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो चेन देखिए, चेन में दो बातें होती हैं। मेन चेन देखिए, अगर मेन चेन भी सेम हो जाए और तो आप साइड चेन देखिए, अगर साइड चेन भी सेम हो जाए तब तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर साइड चेन में डिफरेंस है तब भी उस आइसोमर को हम लोग, है ना, चेन आइसोमर कह सकते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग चेन आइसोमर्स कह सकते हैं, चेन आइसोमर्स कहा जाता है। ऐसे यहां आइए, ये दोनों अब दोनों ही फिनॉल है, ठीक है, दोनों ही फिनॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, लॉन्गेस्ट चेन बेंजीन हो जाएगा, यहां भी लॉन्गेस्ट चेन बेंजीन है। तो आपको सिस्टमैटिकली सोचना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सोचेंगे, फिर चेन सोचेंगे, चेन में भी पहले मेन चेन सोचेंगे, फिर साइड चेन सोचेंगे, फिर जाके आप फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपसे गलती होना मुश्किल है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेन चेन सेम है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, ठीक है। फर्क क्या है, यहां लोकेंट्स जो है 1 2 है और यहां लोकेंट्स 1 और 3 है, पोजीशन का फर्क है, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूं, पोजीशन आइसोमर कहा जा सकता है, पोजीशन आइसोमर कहा जा सकता है। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने ना इस क्वेश्चन नंबर 7 को कहा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इनके फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग हैं, ये एलिफेटिक अमीन है, वो एरोमेटिक अमीन है, तो दोनों, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, तो यहां पर दोनों फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए तो वो आइसोमर, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, ठीक है, मेन चेन भी सेम हो गया, नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है ही है और साथ साथ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का फर्क है। तो तर से दिमाग में आता है कि सर होमोलॉग तो नहीं होगा क्योंकि CH2 का फर्क है, नहीं, होमोलॉग होने के लिए भी ना आपके जरूरी ये है कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन, ये सब के सब एल्केन्स हैं, यानी सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और तब CH2 का अंतर होता है तो हम उसे होमोलॉग कहते हैं। ऐसे ही अल्कोहल पे आइए, है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सभी अल्कोहल हैं, तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2 का अंतर हो तब उन्हें हम होमोलॉग कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी कोई होमोलॉग यहां पे लिया है, जैसे ये होमोलॉग लिया है इसको, तो ध्यान रखिए इनका फंक्शनल ग्रुप सेम था और एक कार्बन का फर्क था, CH2 का फर्क था, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम था और एक कार्बन का फर्क था, तो मैंने होमोलॉग कहा। तो होमोलॉग होने के लिए फंक्शनल ग्रुप का भी सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहां इस क्वेश्चन में होमोलॉग के होने के लिए फंक्शनल ग्रुप होना सेम जरूरी है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक अमीन है, दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कहे जाएंगे। वैसे ही जैसे एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है इसलिए होमोलॉग्स नहीं हो सकता, तो इनके बीच में भले ही CH2 का अंतर है, पर किसी भी दो लोगों में अगर CH2 का अंतर रहता है तो उन्हें होमोलॉग नहीं कहते। वैसे ही, है ना, जब तक कि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम ना हो, तो इनका चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है तो ये होमोलॉग भी नहीं है, तो दे हैव नो रिलेशनशिप, ठीक है, दे आर नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहां की बात की जाए, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन इसको इंक्लूड करते हुए 4 कार्बन की, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेन का अंतर है, इसलिए हम लोग इनको क्या कह सकते हैं, चेन आइसोमर, ठीक है, चेन आइसोमर्स कहा जा सकता है। तो मैं आपको समराइज करूं कि, है ना, समराइज करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा क्या, इस लेक्चर में सीखा क्या।
हम लोगों ने दो तीन बातें सीखी। पहली कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं और उनके कितने तरह के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर्म क्या थे? फंक्शनल, चेन, पोजीशन, टॉटोमर और मेटामर। इसमें 3 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। फिर नेक्स्ट चीज हम लोगों ने देखी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। 3 रिलेशनशिप होता है, आइसोमर हो सकते हैं या होमोमर हो सकते हैं या होमोलॉग्स हो सकते हैं। ये चीज सीख ली, ठीक है। तो और उसमें क्वेश्चन भी कर लिया। मुझे लगता है कि 11 क्वेश्चन आपके आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा कर देंगे। अब बाकी क्या रह जाता है? टॉटोमर मैंने कह दिया कि मैं जीओसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब बच जाता है एक चीज बस, मेटामर। तो आइए देखते हैं मेटामर किसे कहते हैं। मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म इज लास्ट आइसोमरिज्म व्हिच इज लेफ्ट, है ना। मेटामरिज्म किसे कहते हैं? तो मेटामरिज्म के लिए क्या कंडीशंस हैं वो आप याद रखें, ठीक है। कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात, मेटामरिज्म आइसोमरिज्म है तो पहली कंडीशन सेम रहेगी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला should be same, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। और एनी डिफरेंस इन स्ट्रक्चर में किसी तरह का डिफरेंस तो होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मेटामरिज्म एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है। तो एनी डिफरेंस इन स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो मेटामरिज्म क्या होता है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम and there should be any difference in structure, then the molecule qualifies to be called as metamerism। लेकिन एक शर्त है, मेटामरिज्म हमेशा वहीं मिलता है जहां मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीवैलेंट होते हैं, ठीक है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही पाया जाता है। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी तभी आप, है ना, मेटामर कहलाने के काबिल होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? मेटामरिज्म इज फाउंड इन polyvalent functional groups, ठीक है। polyvalent functional group में पाए जाते हैं। कौन कौन से? बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। ईथर हो जाएगा, कीटोन, ईस्टर, ठीक है। और क्या? एनहाइड्राइड्स, CO डैश एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड्स जो है वो भी इसी क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे 2 डिग्री अमीन NH, 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन ना, 3 डिग्री अमीन हो गया, या थायोईथर हो जाए, ठीक है। थायोईथर कह सकते हैं, या ऐसे अमाइड्स, है ना, अमाइड्स जिसमें, है ना, नाइट्रोजन का H हटा के लोग लगे हों, ठीक है। या अमाइड्स 2 डिग्री अमाइड्स कहते हैं, 2 डिग्री अमाइड्स हो जाए या 3 डिग्री अमाइड्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 तरह से लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 डिग्री अमाइड्स हो जाए। तो ये सारे केसेस, है ना, आपके क्वालिफाई करते हैं, है ना, कि ये मेटामरिज्म शो कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, 2 ईथर एग्जांपल लेते हैं, चलिए, ठीक है। 2 ईथर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अंतर आ जाए तो उसे मेटामर्स कह सकते हैं। तो आपको मेरी बात ज्यादा सही समझ में आ रही होगी कि पहला कंडीशन एक्चुअली ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और तीसरा, उनमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो तो उसे मेटामर्स कह सकते हैं। चलो इसका सीक्वेंस ऐसे कर लो। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना, पहले मॉलिक्यूल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, फिर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अगर डिफरेंस आ जाए तो हम उन्हें मेटामर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए कि मेटामर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, हम लोगों ने, है ना, हाउ टू काउंट आइसोमर्स में इस एग्जाम्पल को देखा है, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को मैं फिर से यहाँ पे, है ना, लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि ईथर्स में C5H12O से जितने ईथर्स बन सकते हैं बनाता हूं और उनके रिलेशनशिप आपस में फिगर आउट करूंगा।
आपको मेटामेरिज्म समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मेटामेरिज्म बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगली चीज क्या, अगली चीज है कि मान लीजिए मैं C5H12O से सारे ईथर बना रहा हूं और फिर इनका ईथर और ईथर के बीच में रिलेशनशिप निकालूंगा, क्योंकि सबका सभी ईथर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O ही होगा, इसलिए वो और ऊपर से ईथर होंगे तो मेटामर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, आइसोमर्स तो होंगे, इनके बीच के आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। अब ईथर्स गिनने का तरीका मैंने क्या बताया था कि पहले आप ग्रुप बना लीजिए 4 1 3 2, ठीक है, 3 2, बस यही 2 ग्रुप्स मेजर बन सकते हैं। अब 4 के लिए 4 होता है, मतलब 4 के लिए आप 4 ईथर्स बना सकते हैं। मैंने एक चेन ये कहा था बनाने के लिए और दूसरी चेन कहा था कि आप ये भी बना सकते हैं, 3 कार्बन की चेन एक यहां पे, ठीक है। अब OC अटैच करना है तो मैंने बताया था एक OC आप यहां अटैच कर सकते हैं, एक यहां कर सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है। तो 2 ईथर्स यहां मिल जाएंगे, मैं यही बना दे रहा हूं OC यहां लगा दिया मैंने, एक ईथर मिल गया। दूसरा ईथर क्या मिल जाएगा CCC, इस C को नीचे कर दीजिए और यहां पे OC लगा दिया, यानी सेकंड कार्बन पे मैंने यहां फर्स्ट कार्बन पे लगाया और यहां पे मैंने सेकंड कार्बन पे OCC लगा दिया, ठीक है। ऐसे यहां भी आप देख सकते हैं, यहां पे ये पोजीशन ये और ये सेम है और ये अलग पोजीशन, तो यहां भी 2 ईथर मिलेंगे, एक में OC यहां अटैच हो, एक में यहां अटैच हो। पहला वाला जो ईथर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऐसे OC हो जाएगा पहला ईथर, ठीक है। और दूसरा ईथर कब होगा, जब मैं यहां लगाऊं। तो एक काम करते हैं, यहां जब लगाना है मुझे, यहां लगाना है तो इस C को ऊपर कर देते हैं, जो खाली जगह बची यहां पे मैंने OC लिख दिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है। 3 के लिए 2 हो जाता है, तो यहां पर 3 कार्बन की एक चेन बन जाएगी और लगाना OCC है तो पहले कार्बन पे भी लगाया जा सकता है और दूसरे कार्बन पे भी लगाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले पे लगा देते हैं OCC, ये हो गया 5th, और 6th क्या हो जाएगा CCCOCC, ये 6th हो गया, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आइसोमर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आइए इनके बीच के रिलेशनशिप फिगर आउट करते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन या इस ड्रिल से, है ना, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मेटामर्स किसे कहते हैं। फिर वही जो हम लोगों ने कल किया था, सभी का सभी से रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेकंड का थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, थर्ड का फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, फोर्थ का फिफ्थ से और सिक्स्थ से रिलेशनशिप, और फिफ्थ का सिक्स्थ से रिलेशनशिप निकालना है। आइए एक एक करके देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं OC है, OC है, मेन चेन इसका मेन चेन 4 कार्बन का है, इसका भी मेन चेन 4 कार्बन का है, तो मेन चेन सेम है और जो उस पे लगे सब्स्टिट्यूएंट है वो भी सेम है। तो अब मैं पोजीशन का फर्क देख सकता हूं, यहां पोजीशन 1 पे है जबकि यहां सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, ठीक है। पोजीशन में फर्क है इसलिए 1 और 2 को मैं पोजीशन आइसोमर कहूंगा, ठीक है। तो दे आर पोजीशन आइसोमर। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, पोजीशन आइसोमर, अभी मैंने कहा कि अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, दो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले 2 कंपाउंड्स हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनमें कोई भी डिफरेंस हो, आपने थ्योरी में अभी देखा है एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई भी डिफरेंस होगा तो उन्हें हम मेटामर कहेंगे। क्योंकि यहां पोजीशन का डिफरेंस है तो डिफरेंस तो है, और अगर कोई भी डिफरेंस है तो हम उसको मेटामर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों की पोजीशन का ही फर्क है तो कोई तो फर्क है ना, पोजीशन का ही फर्क है इसलिए हम इसे मेटामर भी कहने के लिए, है ना, मेटामर भी है ये आपस में, इनके बीच में मेटामरिज्म भी है। क्योंकि मेटामरिज्म कहता है कि 2 लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, दोनों में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और उनमें किसी भी तरह का फर्क आ जाएगा तो वो मेटामर होंगे। तो पोजीशन का फर्क है इससे इनको मेटामर्स कह सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में आप दो रिलेशनशिप कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आईआईटी में मल्टीपल चॉइस का जिसमें 2 ऑप्शन दिए हो,
ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू गाइज, तो आप कह सकते हैं इनके जो दोनों रिलेशन, दोनों ऑप्शन सही होंगे। बोथ ऑफ देम आर, है ना, मेटामर्स ऑल्सो एंड बोथ ऑफ देम आर पोजिशन आइसोमर्स ऑल्सो। 1 और 3 के बीच में देखिए, 1 ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसकी मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट सेम होना चाहिए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों के सब्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों के मेन चेन में फर्क है, एक की 3 कार्बन की मेन चेन है, एक की 4 कार्बन की मेन चेन है, तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में कैसा आइसोमेरिज्म है ना, चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, और चूंकि इनमें चेन का फर्क है इसलिए इनको मेटामर्स तो कह ही सकते हैं। ठीक है, दे आर मेटामर्स। ठीक है, ऐसे ही 1 और 4 की बात करिए, 1 में ओसी है सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी ओसी है, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाता तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं, तो मैं चेन चेक कर रहा ही नहीं। ठीक है, चूंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो अगली चीज मेरे दिमाग में आएगी चेन, यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो चूंकि इनके बीच में चेन का डिफरेंस है इसलिए मैं इनको चेन आइसोमर कह सकता हूं। ठीक है, तो इनको मैं चेन आइसोमर कहूंगा, चूंकि इनमें चेन का ही फर्क, सही फर्क तो है, इसलिए हम इसे मेटामर्स कह सकते हैं। ठीक है, 4 और 5 की बात करिए, फर्स्ट और 5 की बात करिए, फर्स्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ओसी है और फिफ्थ में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ओसीसी है। चूंकि सब्स्टिट्यूएंट ही डिफरेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, तो यहां पर चेन पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर पहले केस में इधर 4 है और इधर 1 है और इधर 3 है और इधर 2 है। ठीक है, तो पहला वाला जो फर्स्ट केस है वो 4-1 का केस है और फिफ्थ वाला जो है वो 3-2 का केस है। ठीक है, चूंकि दोनों के बीच में आपस में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, इसलिए दोनों चेन और पोजीशन आइसोमर कभी नहीं हो सकते। तो इनके बीच में चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, तो सिंस यही एक डिफरेंस है, डिफरेंस तो है, इसलिए इनको हम लोग मेटामर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 तरह के मेटामर्स होते हैं, एक जो प्योर मेटामर्स होंगे, प्योर मेटामर्स की खास बात होगी पॉलीवैलेंट ग्रुप के इधर और इधर एटम के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क होगा, 4-1 3-2 मेटामर्स। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं होता, जैसे 1 और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं है। ठीक है, आप देखिए 4-1 4-1, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4-1 4-1, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं होता है तब पोजीशन या चेन आइसोमर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क हो जाता है तो फिर वो चेन और पोजीशन आइसोमर के क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होंगे, तब हम उनको सिर्फ और सिर्फ मेटामर्स कहेंगे। तो आशा है आपको ये क्लियर हो गया। फिर से दोहरा रहा हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो एक की रिलेशनशिप हो सकता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, वो है मेटामर्स। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 4-1 4-1 दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे चेन या पोजीशन का फर्क हो सकता है। हाँ, तब पर भी चेन और पोजीशन का फर्क होने पर भी उसे मेटामर्स तो कहेंगे, क्योंकि मेटामर्स का बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी अंतर होना चाहिए उसे मेटामर्स कहेंगे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क, चाहे चेन का फर्क हो, चाहे पोजीशन का फर्क हो। तो अब मैं समराइज कर रहा हूं, मेटामर्स 3 तरह से हो सकते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क होगा सिर्फ मेटामर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क नहीं होगा तो चेन और पोजीशन का फर्क होगा, तब उन्हें हम चेन पोजीशन आइसोमर कहने के साथ साथ मेटामर्स भी कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब 1 और 6 के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा? 1 जो है 4-1 है, 6 जो है वो 3-2 है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं? मेटामर्स कह सकते हैं। 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? 2 और 3 में ध्यान दीजिए, 2 में इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर 1 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी अब ये चेन या पोजीशन ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन। मैं कह सकता हूं कि 2 और 3 जो है वो चेन आइसोमर्स है। ठीक है, चेन आइसोमर्स है, और चेन आइसोमर्स होने के साथ साथ उनको मेटामर्स भी कहा जा सकता है। मेटामर्स तो हमेशा होगा। 2 और 4 में क्या फर्क है? अब 2 और 4 में डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 4-1, 4 कार्बन 1 कार्बन, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो चेन और पोजीशन का फर्क होता है। यहां 3 कार्बन की चेन है, यहां पे 4 कार्बन की चेन है। मैं देख सकता हूं कि 2 और 4 के बीच में चेन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर्स कहे जाएंगे, और साथ साथ इनको हम मेटामर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मेटामर्स भी कहा जा सकता है। ऐसे ही 2 और 5 में क्या रिलेशनशिप होगा? अब 2 में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
4 1। 5 में क्या है 3 2। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ही फर्क है इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, मेटामर्स। ठीक है, ऐसे ही ये 6 वाला भी जो है वो मेटामर हो जाए। अब बात चली है 3 4 की। ठीक है, 3 के कहां है, 3 ये है और 4 क्या है, ये है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 4 1 4 1। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो अब चेन देखेंगे, चेन 3 कार्बन की सेम है। अब क्या देखेंगे, पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, ये कहां लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। ठीक है, तो मैं साफ देख सकता हूं कि ओसीसी के डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, ओसीसी के है ना और लोकेंट का फर्क है, पोजीशन का फर्क है, इसलिए इनको हम लोग 3 और 4 को पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं। और चूंकि ये पोजीशन आइसोमर है इसलिए मेटामर्स भी कहा जा सकता है, इनको मेटामर्स भी कहा जा सकता है। ऐसे ही 3 और 5 देखिए, 3 और 5 में डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, 4 1 3 2। ऐसे केसेस में हम क्या नाम लिख सकते हैं, मेटामर्स लिख सकते हैं। 3 और 6 देखा जाए, 3 और 6 में भी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, 4 कार्बन 1 कार्बन, 3 कार्बन 2 कार्बन। डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है इसलिए हम इनको क्या लिख सकते हैं, है ना, मेटामर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आइए 4 और 5 में देखा जाए। 4 और 5 में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, 4 में इधर 4 है इधर 1 है, 5 में इधर 3 है इधर 2 है, मेटामर्स। 4 और 6 में भी ऐसा, इधर 4 है इधर 1 है, 6 में इधर 3 है इधर 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है। यानी मैं कह सकता हूं कि 4 और 5 है ना प्योरली मेटामर्स हैं, प्योरली मेटामर्स हो जाएंगे। 5 और 6 की बात करिए, 5 और 6 में क्या फर्क है, 5 और 6 में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं, इधर 3 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 2 है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब चेन देखा जाए, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की है, यहां लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है। पोजीशन में फर्क देखते हैं, यहां पोजीशन 1 है, यहां पोजीशन क्या है 1 2 है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। तो मैं साफ देख सकता हूं यहां पे कि है ना पोजीशन का जरूर इन दोनों में फर्क है, इसलिए है ना 5 और 6 को मैं पोजीशन आइसोमर कहना चाहूंगा। ठीक है, तो 5 और 6 जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं और चूंकि ये पोजीशन आइसोमर्स है इसलिए दे क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज मेटामर्स। ठीक है, इनको मेटामर्स कहा जा सकता है। तो बहुत ही क्लियर है ये कि मेटामर्स किसे कहते हैं, है ना। आशा है आपको मेटामर्स समझ में भी आ गए होंगे। तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने है ना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को पूरी तरह डिटेल में देखा। हम लोगों ने जाना कि है ना फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और मेटामर्स किसे कहते हैं। टॉटोमरिज्म को हम लोगों ने जीओसी के लिए छोड़ रखा है। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में और बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की, कि कैसे किसी मॉलिक्यूल को पहचानते हैं कि उसकी चेन कितनी लंबी है, उसमें कितने ब्रांचेस हैं, कहां उसमें पाई बॉन्ड है, कितने उसमें पाई बॉन्ड है। इसको स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इससे पहले कि हम कन्फॉर्मर्स की ओर बढ़े, हम लोग को स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें आगे आइसोमरिज्म समझने में मदद करेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।